नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बालाघाट की, जहां पर भक्कू टोला के जंगल में ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ है। किरनापुर क्षेत्र के जंगल में ट्रेनी प्लेन क्रैश होने की खबर है। भक्कू टोला के जंगल में ट्रेनी प्लेन क्रैश होने की खबर, 2 प्रशिक्षु पायलट की मौत होने की भी खबर मिल रही है। पत्थरों के बीच एक का जला हुआ शव भी मिला है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए हैं। ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। ट्रेनी पायलट रूपशंका और इंस्ट्रक्टर मोहित की मौत की खबर है। 3:45 बजे एटीसी से संपर्क टूटा था। किरनापुर थाना क्षेत्र के भक्कू टोला की पहाड़ी में यह हादसा होने की खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ है, 2 प्रशिक्षु की मौत भी हुई है। कैसे हालात हैं, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, किरनापुर के भक्कू टोला में ये जो हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि एटीसी से वो लगभग 3 बजे के करीब वो वहां से ट्रेन जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ा था और उड़ते उड़ते 3:45 पे उनका वहां संपर्क टूट गया था। उसके बाद संपर्क टूटने के बाद उसको ढूंढने की कोशिश किया गया, लेकिन उनका लोकेशन किरनापुर के भक्कू टोला के पास दिखाई दिया, जहां बताया जा रहा है कि वो क्रैश हो गया। और इस क्रैश में 2 जो ट्रेनी पायलट हैं और एक प्रशिक्षक है, उनकी मौत हो गई, जिसमें एक ट्रेनी पायलट है रुकशंका और जो इंस्ट्रक्टर थे उनको मोहित, उनकी मौत की बात अभी सामने आ रही है। कुल मिला के जो हादसा जहां पे हुआ है वो 3 पहाड़ियों के बीच में स्थित है भक्कू टोला में, और जंगली इलाका है, पथरीली इलाका है, वहां पहुंच पाना संभव नहीं है क्योंकि इतनी हाइट पे और जंगल इलाका से लोग पहुंच पाए वहां पे संभव नहीं। लेकिन जो हालात अभी जो देखी जा रही है, जिस हिसाब से वहां पे क्रैश हुआ है, क्रैश होने के बाद पूरी तरीके से जो एयरक्राफ्ट है पूरी जल के खाक हो गया है और उसमें पायलट और जो इंस्ट्रक्टर थे दोनों की मौत हो गई है, दोनों ही पूरी तरीके से जल गए हैं। तो अभी जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं, साथ ही जो है गोंदिया बिरसी से जो है वहां के मतलब वहां पे जो बिरसी से जो आए हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट के, वो भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि किस कारण से ये हादसा हुआ, कैसे हुआ है। लेकिन कुल मिला के जो बात जो हो रही, जो आसपास के ग्रामीणों जो देखा है कि जिस प्रकार से आग की लपटें बनी थी और आसमान से गिरा है नीचे और सीधे पहाड़ी से टकराया और टकरा के वो क्रैश हो गया है और आग के बहुत बड़ा गोला भी निकला था वहां पे। तो अभी ये तो जांच की बात है, लेकिन कुल मिला के ये आपको बता दूं कि बालाघाट में कोई पहला हादसा नहीं है। इसके पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं, एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है, क्योंकि कहीं न कहीं इंजन में खराबी हो चुकी होगी या कोई अन्य कारण होंगे, वो तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अभी तक तो यही बात सामने आ रही है कि एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसमें से एक ट्रेनी पायलट और एक इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी मौत हो चुकी है। जी, आप बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है और वहां पर जाना भी संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होगी। तो आखिर किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा और वहां तक लोग भी मदद के लिए कैसे पहुंचे हैं? देखिए, आसपास जो है 3 पहाड़ियों से इलाका वो घिरा हुआ किरनापुर का इलाका है, जंगली इलाका है, पथरीली इलाका है। वहां पे धीरे धीरे जो आसपास के जो ग्रामीण थे भक्कू टोला और आसपास के गांव के, वो लोग धीरे धीरे ऊपर पहाड़ी पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। ऊपर से किरनापुर से, लांजी से और बालाघाट से जो पुलिस की फोर्स है वो भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, वहां पे ऑन द स्पॉट पहुंच रही है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी जो टीम है वो भी जांच के लिए वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पहुंचने में लगभग बता रहे हैं 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा और हादसा हुए लगभग अभी आधे घंटे से 3 घंटे हो चुका है। तो धीरे धीरे जो स्थिति जो है वो पहुंचते जा रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कहा पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरी जांच नहीं हो पाएगी, वहां जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जब जो अधिकारी वो पहुंच नहीं पाएंगे, पुलिस फोर्स नहीं पहुंच, तब तक ये बात सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन रेस्क्यू जो करने की जो बात अभी सामने आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से वो मलबा में तब्दील हो चुका है एयरक्राफ्ट, जो 2 एक इंस्ट्रक्टर और एक जो ट्रेनी पायलट है वो भी पूरी तरह जल गए हैं, मतलब उनकी भी मौत हो चुकी है। तो आधी रात भी, अब रात भी ढलने, जब शाम हो रही है, ढलने वाली है, तो वो साजो सामान के साथ ही वहां पहुंचेंगे, लाइट और अन्य व्यवस्थाओं के लेके ही वो पहुंचेंगे, क्योंकि सर्च लाइट और अन्य चीजें जो है वो लेके वहां पहुंचेंगे। उसके बाद ही रेस्क्यू का जो स्टार्ट करेंगे रेस्क्यू का। जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो प्लेन क्रैश हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे। फिलहाल मौके के लिए अधिकारी जो हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो रवाना हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना समय रेस्क्यू में लगता है। चूंकि पहाड़ी इलाका है, ज्यादा समय भी लग सकता है और शाम भी होने को है, दिक्कतें कहीं आएंगी। पर अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आखिर रेस्क्यू कर लिया जाता है दोनों पायलट्स का। आगे बढ़ते हैं, मुंबई से बड़ी खबर की बात करते हैं। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को हाईकोर्ट की अनुमति मिल चुकी है। याचिकाकर्ता नितिन सातपुते की याचिका खारिज हो चुकी है। लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे के तर्क स्वीकार किए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर टिप्पणी की। याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई थी। तो कार्यक्रम को लेकर के हाईकोर्ट से अनुमति मिल चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता नितिन सातपुते की याचिका खारिज हो चुकी है। लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे के तर्क स्वीकार किए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर टिप्पणी भी की है। याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई थी। लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे की जो याचिका थी, बता दें आपको, ये पूरे मामले में कार्यक्रम में अब अनुमति मिल चुकी है और लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे के तर्क को स्वीकार कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर टिप्पणी की है। याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई थी, तो ये तर्क भी दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कार्यक्रम के लिए अनुमति मिल गई है, याचिका खारिज हो गई? देखिए, जिस तरह से अभी जज की बात करें तो बच्चे गाँव यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो याचिका पे उसको अनुमति जारी खबर आ रही है। और यहाँ पर जिस तरह से भारी हुजूम का जैसे उनके भाविकों का, उनको मानने वालों का बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई लाखों तकरीबन 30 से 40,000 जो भाविक लोग हैं, 6 अलग गेट से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग नाराज जरूर हैं, एक गेट पर भक्कर जरूर लगती है, लेकिन यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी पुलिस प्रशासन हो, चाहे व्यक्ति प्रशासन हो, एमएलए के चुनाव की तरह बुलाए गए हैं। सभी बंदोबस्त, यहाँ तक कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या बड़ी कोताही न बने। हर चीज कैमरे में कैद की जाने की पहल की जा रही है। उन तक खबर पहुंच गई है माध्यमों के बाद की एक गेट पर कुछ पहलों पर खबर चले जाने के बाद, लेकिन बाबा अभी भी गेट पर पधारे हैं। वर्तमान मीडिया उनको फोटो के जरिए कैद के सामने जा रहा है। श्री राम के गाने लग रहे हैं, बजरंगबली के जो हनुमान चालीसा है उससे पढ़ा जा रहा है। भव्य संगीत के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है। किया जा रहा था कि को लेकर सामने बाबा लाल में सुहाते हुए आ रहे हैं। दोनों हाथ पर भाविकों का तहे दिल से स्वागत करते हुए, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए, प्रोत्साहन करते हुए अपने भाविकों का यहाँ पर पूरे इस तरह से वो प्रचारी आते हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काफी शोर है यहाँ पर भाविकों का, संगीत का, और काफी इस तरह से आयोजन किया है। हालांकि उन्हें परेशानी जरूर झेलनी पड़ी। आंध्र प्रदेश निर्वाचन समिति, कांग्रेस की लेकिन आखिर में हाईकोर्ट करने की खबर है तो कई से आयोजक अपने मंशा में जो कार्यक्रम को हालांकि उनकी नहीं मिलती, तब भी कार्यक्रम जरूर होता क्योंकि आयोजन पूरा किया जा चुका था। भाविक पहुंच चुके थे, बच चुका था। बागेश्वर धाम मुंबई आ चुके थे। कल देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर कार्यक्रम और हाल में बिना मंजूरी से जरूर होता है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी। अमित, कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। मुंबई में जो कार्यक्रम होना था धीरेन्द्र शास्त्री का, हाईकोर्ट की अनुमति अब मिल चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पे हाईकोर्ट ने जो है अनुमति दे दी है कि वो अपना कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। और हाईकोर्ट ने जो है एक बड़ी टिप्पणी भी जो है की है। उनका ये कहना है कि ये जो याचिका दाखिल की गई थी, ये याचिका जो है प्रचार प्रसार के हिसाब से जो है दाखिल की गई थी। हालांकि जो याचिका करता है
नितिन सातपुते जो वकील है खुद ही अपने पैरवी कर रहे थे। उन्होंने पहले जो तथ्य रखा, उन्होंने ये कहा कि 17 मार्च को एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस पर स्पष्ट ये था कि एक बैन लगाया गया 9 मार्च से 23 मार्च तक। ये बैन जो है पुलिस जो है हमेशा लगाती रहती है प्रिकॉशन के तौर पे कि इसमें सार्वजनिक घोषणाएं, गायन या भाषण या 5 से अधिक लोग जमावड़े पर रोक लगाई गई है। तो इस नोटिस के बाद भी परमिशन कैसे दी गई? तो जज ने पूछा, जब ये नोटिस जारी किया गया तो अनुमति कैसे दी गई? और इस पर जज ने जो सरकारी वकील है प्राजक्ता शिंदे, उनको जवाब दाखिल करने कहा। उसके बाद जो है प्राजक्ता शिंदे ने जवाब दाखिल किया और ये कहा कि ये आदेश जो एक सामान्य आदेश है और बागेश्वर धाम सरकार के आयोजकों को भी नोटिस दी गई है 149 के तहत कि दायित्वों का पालन करें, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ पाएगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसके तहत जो है 16 मार्च को जो है अनुमति दी गई कि कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा, कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और बात का पालन हो रहा है कि नहीं इसकी निगरानी की जाएगी। तो ये एक सामान्य जो है बैन है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है और अगर कुछ गड़बड़ होता है उसके जिम्मेदार आयोजक होंगे। तो ये सारे तथ्यों को सुनने के बाद जो है जज ने निर्णय लिया। इन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट की अनुमति दी जाती है इस पूरे मामले को और जो सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे उनके तर्क को स्वीकार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि नितिन सातपुते जो याचिकाकर्ता है उनकी याचिका को खारिज करते समय कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता केवल प्रचार के लिए ये याचिका दायर की गई थी। तो ये कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी थी। और मैं आपको बताऊं कि बागेश्वर धाम बाबा जो है वो मंच पे आ चुके हैं और उनका कार्यक्रम जो है मीरा रोड इलाके में बस शुरू हो चुका है। वाकई तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी है। अमित, यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूंगी आप एक बार बताएं, जिस तरह से अनुमति तो भी दे दी गई है, याचिकाकर्ता द्वारा जो है नितिन सातपुते द्वारा याचिका लगाई गई थी वो खारिज हुई है, आखिर उसमें किस किस तरह के तर्क दिए गए थे जिससे खारिज किया गया है? देखिए, नागपुर में जो इनका कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम पे जो आलोचनाएं हो रही थी उसके खिलाफ जो अंध निर्मूलन जो सत्ता है कमेटी है वो जो गई थी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उनके सारे तथ्यों को रखा गया था और ये कहा गया था कि ये विवादास्पद बयान देते हैं। तो और जिस तरह से एक जगह पे 5 लोग नहीं आ सकते, भाषण नहीं हो सकता, इस तरह की नोटिस जो प्रिकॉशन के तौर पे पुलिस हमेशा से जो है ये नोटिस जारी करती रहती, इन सारे तथ्यों को रखा गया। तो इनका ये कहना था सरकारी वकील का कि जो नोटिस दी गई उसमें कहा गया था कि आप जो है नियमों का पालन करेंगे, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, अगर तथ्य कुछ पाया गया जो समाज को जो हित में नहीं है उसके लिए कार्रवाई होगी। तो हम सारी बातें तो मान रहे हैं। तो इन सारी शर्तों को देखते हुए जो है माननीय न्यायालय ने इन्हें अनुमति दी है और ये कहा गया है कि जो याचिका दाखिल की गई थी वो सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए यानी सिर्फ प्राख्यता मतलब पाने के लिए ये याचिका दाखिल की गई थी। जी, अब जिस तरह की टिप्पणी दी गई है अमित, याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई थी और उसको लेकर के जो टिप्पणी अब की गई है, क्या लगता है उसका असर किस तरह का दिखेगा अब आने वाले समय में? देखिए, निश्चित तौर पे कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पहले कांग्रेस ने विरोध किया, उसके बाद श्याम मानव उनकी टीम ने जाके पुलिस स्टेशन में जाके विरोध किया, फिर जो है आनंद फानन में PIL दाखिल की गई और अब कोर्ट ने अनुमति दे दी है। अब सारा दारोमदार ये है कि जिस नियम के तहत इसे अनुमति दी गई है, इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो प्रशासन की निगरानी में होगा, सारे कार्यक्रम की वीडियो बनाई जाएगी और उसके बाद जो है अगर कुछ गलत निकलता है तो उस पर कार्रवाई होगी, अन्यथा नागपुर की तरह जो है इस पूरे मामले को भी जो क्लीन चिट दी जाएगी। अगर कुछ गलत नहीं पाया गया तो अब जो सरकारी जो आदेश पारित हुआ उस आदेश की निगरानी में ही ये पूरी सभा आज की और कल जो है की जाएगी। वाकई, और जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं अमित यहाँ पर कि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो याचिका लगाई गई थी खारिज तो होनी ही थी, क्योंकि भक्तों का जो विश्वास है वो शायद बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, लाखों की संख्या में जो गीता जैन जो विधायक हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, बस साफ तौर पे कहना है कि जो इस मैदान में कार्यक्रम हो रहा है 1 लाख लोगों के बैठने की थी। मुंबई महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं और 7 गेट बनाए गए थे लोगों के लिए और लोगों के लिए खास व्यवस्था भी की गई है, उनके लिए शौचालय की, पानी पीने की, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तो भक्तों का अपार विश्वास है इनके ऊपर। लेकिन हमने देखा कि शुरू से कांग्रेस और श्याम मानव की टीम इसका लगातार विरोध कर रही थी, जिसकी वजह से PIL दाखिल की गई। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने संकेत दिए हैं, स्पष्ट हो गया कि आज और कल की सभा होगी। अब सभा में कुछ अनियमितता अगर आगे पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, वरना इस पर कोई भी कार्रवाई आगे चलकर नहीं होगी। अमित, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि कांग्रेस 2 तरफ चलती है, कभी जाकर के खुद दर्शन करते हैं और खुद अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, फिर एक तरफ
अलग ही उसमें खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है। कभी विरोध करती है, कभी समर्थन करती है। देखिए, नाना पटोले ने जिस तरह का बयान विधान भवन में दिया था, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि इन्होंने जिस तरह से संत तुकाराम का इन्होंने उनके बारे में जो गलत टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी की वजह से हम इनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि बाद में बाबा ने जो एक वीडियो जारी करके उस पर माफी मांग ली थी, लेकिन उनका ये कहना था कि आज आप गलती करें, कल आप माफी मांग ले। इस तरह की प्रथा अगर एक बार शुरू हो जाएगी तो हर कोई जो है किसी के बारे में विशेष टिप्पणी करना शुरू कर देगा। हाँ, लेकिन इस बारे में जब कमलनाथ से पूछा गया था मध्य प्रदेश, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस दो भागों में बंट चुकी है। और श्याम मानव को हमने देखा था कि नागपुर में जो सभा हुई थी, वो उसमें भी उन्होंने विरोध किया था और अभी भी उन्होंने विरोध किया है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दो फाड़ में नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। वाकई आप सही कह रहे हैं, दो फाड़ में कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मतलब ये देखने वाली बात होगी अमित कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं झुकाव फिर से कांग्रेस का होगा इस तरफ। देखिए, अब ये तो समय बताएगा कि आगे किस तरह का निर्णय लेना है, क्योंकि आने वाले समय में जो है स्थानिक चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए एक बड़ी रणनीति बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही थी। अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम को जिस तरह से हाईकोर्ट की अनुमति मिली, लाखों लोग जो है यहाँ कार्यक्रम में जो है सम्मिलित होने आए हैं, लोग सुनने आए हैं बाबा को, तो इसके बाद क्या रणनीति कांग्रेस की बदलती है, क्या नई रणनीति तैयार करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी को साझा करने के लिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है मुंबई में। हाईकोर्ट की अनुमति मिल चुकी है इस पूरे मामले में। याचिकाकर्ता नितिन सातपुते की याचिका को खारिज कर दिया गया। लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे के तर्क को स्वीकार किया गया है। बता दें आपको, हाईकोर्ट ने मामले को लेकर टिप्पणी भी की है और उनका साफ तौर से कहना है कि याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई थी। बागेश्वर धाम की अभी 80% आवाज आई है और मैं चाहता हूं कि ये आवाज हमारे परम पूजनीय तो माया नगरी में दिव्य दरबार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिव्य दरबार लगा है, भक्तों का जन सैलाब उमड़ चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आस्था का अपार, बाबा की जय जयकार हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये दिव्य दरबार लगा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत भी इस कार्यक्रम में किया गया है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं माया नगरी में। दिव्य दरबार की आप तस्वीरें देख रहे हैं और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।